तो कैसे हैं आप सब? This is Sonali Malik, your own chemistry educator, welcoming you again to this incredible platform which is NEET Alchemy by Unacademy. तो NEET एग्जाम में मात्र बच्चों हमारे बचे हैं 3 महीने। इस टाइम पे मेरे और आपके दिमाग में बस एक ही चीज आ रही है कि मैम हमको झटपट से हर एक चैप्टर का विद इन 30-40 मिनट्स रिवीजन करना है और उसके बहुत सारे PYQs यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करनी है। तो इसी चीज के लिए बेटा मैं लेके आ गई हूं एक नई इनक्रेडिबल सीरीज जहां पे हम 30-40 मिनट्स के विद इन हर एक चैप्टर का रिवीजन करेंगे और ये मेरी गारंटी है बेटा इस रिवीजन के बाद आप जितने भी नीट के PYQs है सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है भाई, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर बच्चा जो इनऑर्गेनिक का दिल कहलाता है, जान कहलाता है, व्हिच इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक टेबल। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बेटा प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लगता है आपके दोस्त को इसकी बहुत यूजेज होने वाली है तो उनसे शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। राइट, चलिए सो स्टार्ट करते हैं विथ द माइंड मैप और आई शुड से टिनी मिनी रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहली चीज आती है कि मैम ये पीरियोडिक टेबल क्या होती है? तो बेटा ये एक टेबल है, माने एक टेबल है जिसमें अरेंजमेंट है किसका बच्चों? एलिमेंट्स का। राइट, सो देयर इज अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। किस तरीके से अरेंजमेंट है बेटा कि जिन भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक जैसी है, सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, वो एक ही ग्रुप में आ जाए। अब जो हमारी करंट पीरियोडिक टेबल है बेटा उस तक पहुंचने के लिए काफी सारी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स की गई, तब जाके हम हमारी जो आज हम पीरियोडिक टेबल एनसीईआरटी पे बनी देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उस तक पहुंच पाए। तो सबसे पहली डेवलपमेंट जो की थी बच्चों वो करी थी डॉबेनेयर ने। डॉबेनेयर बेसिकली गेव डॉबेनेयर ट्रायड, ये एनसीईआरटी की पहली डेवलपमेंट है। ठीक है, उन्होंने क्या किया बेटा? उन्होंने हमारे एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनको 3 के ग्रुप्स में बांट लिया। राइट, फॉर एग्जांपल उन्होंने एक ग्रुप बनाया लिथियम सोडियम पोटेशियम का। इस ग्रुप का नाम उन्होंने दिया ट्रायड। ट्रायड माने ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। क्लियर है? इसके बाद डॉबेनेयर जी ने बोला कि भाई हमारा जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट कॉर्नर्स वाले 2 के एटॉमिक वेट का एवरेज होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला ट्रायड लिथियम सोडियम पोटेशियम अगर हम लेते हैं तो सोडियम का जो एटॉमिक वेट है वो लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक वेट का एवरेज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसा उन्होंने जब किया तो उनका आंसर आया 23। ठीक है, लिथियम का 7 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, 2 से डिवाइड करा, आंसर 23 आया और उन्होंने देखा कि एक्चुअल में सोडियम का वेट 23 ही होता है। तो उनकी बात प्रूफ हो गई, उनको मजे आ गए। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो डॉबेनेयर ने 3 ही ट्रायड्स दिए थे बेटा, एक लिथियम सोडियम पोटेशियम हो गया, एक क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो गया, एक कैल्शियम स्क्रॉन्शियम बैरियम हो गया। लेकिन इसके अलावा 3 और ट्रायड्स है व्हिच आर नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, बट ये भी दिए थे बेटा, जो है आपका पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और सल्फर सेलेनियम और टैल्यूरियम। ठीक है भाई, तो ये थी पहली डेवलपमेंट। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट डेवलपमेंट हमारी निकल के आई दैट वाज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। भाई ऑक्टेव होता है आपका 8वां सुर। समझे? आपको पता है कि म्यूजिक में जब हम सारे गामा पाधा नीसा बोलते हैं तो फर्स्ट नोट भी सा है और 8th नोट भी सा है, मतलब रिपीटिशन हो रही है 8th नंबर पे। ठीक है, तो इसी को उन्होंने अपना बेसिस बनाया। आप सोचो म्यूजिक से हमारी पीरियोडिक टेबल बन रही है। ठीक है भाई, तो भाई क्या बोला न्यूलैंड भैया ने? उन्होंने बोला कि भाई जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के अंदर बेटा, है ना, तो हर एक 8th एलिमेंट जो होगा मेरे बच्चा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट जैसी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने स्टार्ट करा लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड सोडियम। ठीक है, तो सोडियम इज द 8th एलिमेंट, तो उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट यानी लिथियम जैसी होगी। बहुत अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट दिया। पहली बात तो उन्होंने जो हमारे एलिमेंट्स थे वो टिल कैल्शियम तक ही कंसिडर करे, माने उनका जो ये थ्योरी थी वो केवल और केवल कैल्शियम तक ही वैलिड हुआ और यही बन गया इसका क्या? ड्रॉबैक। ठीक है, तो पहला ड्रॉबैक क्या हुआ बेटा कि ये केवल कैल्शियम तक ही वैलिड था। इनर्ट गैसेस की यहां पर कोई जगह नहीं थी। जैसे अगर आप आज की पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो फ्लोरीन के बाद नियॉन आएगा, मतलब 8वां
एलिमेंट तो नियॉन हो गया। अब नियॉन और लिथियम तो सेम नहीं हो सकते ना, राइट। तो इनर्ट गैसेस के आने के बाद ही ये तो फुस्सी हो गया। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट डेवलपमेंट दी थी बेटा लॉथरमेयर ने। कब दी थी बेटा? 1869 में दी थी। उन्होंने कुछ नहीं किया था, उन्होंने ग्राफ प्लॉट्स करा था डिफरेंट एलिमेंट्स का। कैसे बेटा? उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को लिया एक्स एक्सिस पर और उन एलिमेंट्स की एटॉमिक वॉल्यूम को लिया वाई एक्सिस पर। कुछ इस प्रकार का ग्राफ उनको मिल गया। ठीक है, अब इस ग्राफ में उन्होंने देखा कि वो एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी है वो सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं हमारे ग्राफ के अंदर, राइट। फॉर एग्जांपल उन्होंने देखा कि भाई जो अल्कली मेटल है वो टॉप पोजीशन पर है, क्लियर है, टॉप पोजीशन पर है। ठीक है, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल डिसेंडिंग यानी लोअर पोजीशन पर है, ये देखिए लोअर पोजीशन पर है। फिर उन्होंने बोला कि भाई हमारे जो हेलोजन्स हैं विच आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बेटा, वो हमारी असेंडिंग माने बढ़ती हुई पोजीशन, जैसे यहां पर है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि भाई हमारे मेटलॉइड्स हो गए और ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो बॉटम पोजीशन जो है यहां पर ऑक्यूपाई कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? तो यहां पर उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा भाई, उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि भाई हमारी जो ये कर्व है उसका एक ही कंक्लूजन है, क्या? कि जब एलिमेंट को तुम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज करते हो ना बेटा, तो जो एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी है वो अपने आप को रिपीट करते हैं एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम सोडियम, राइट, इन दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टीज थी तो ये सिमिलर पोजीशन पर आ रहे थे। क्लियर है बेटा? राइट, और यही क्या बन गया? ये जो उन्होंने कंक्लूजन दिया यही बेसिस बन गया किसका? हमारी मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल का, जो हमारी नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल होने वाली है। ठीक है भाई, तो मेंडलीव ने भी क्या करा बेटा? नेक्स्ट हमारी जो है पीरियोडिक टेबल दी, राइट। इसकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ पर बेस्ड थी। क्या था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ बेटा? मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ था क्या कि जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उनके एटॉमिक वेट का। ठीक है, मतलब क्या कि भाई जब आप एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट अरेंज करेंगे बेटा, तो वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है वो अपने आप को रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करेंगे, माने एक ही ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है भैया, राइट। तो ये हमारी सिंपल सी उन्होंने एक मेंडलीव पीरियोडिक लॉ पर बेस्ड टेबल दे दी। ठीक है भाई, उन्होंने बोला कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं दे रहा हूं मेरी टेबल की जो देखना सबसे बेस्ट होने वाली है। पहली कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने क्या दी बेटा? कि भाई हमारी जो ये टेबल है ना, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की? कि भाई हमारी जो ये टेबल है, पहली बात एटॉमिक वेट के बेसिस पर है, माने एलिमेंट्स को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पर अरेंज किया है। ठीक है, उसके बाद बेटा मेंडलीव ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी तो उस टाइम पर 63 एलिमेंट्स ही नोन थे। ठीक है, नोबल गैसेस उस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुई थी। क्लियर? तो क्या किया मेंडलीव ने? इन 63 एलिमेंट्स को अरेंज करा बेटा उसने 7 हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर, जिनका नाम उसने रखा पीरियड। क्लियर है? और 8 वर्टिकल कॉलम्स के अंदर जिसका नाम उसने रखा ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने लगाई है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बच्चा। सो कैन यू सी दिस? यस, कैन यू सी दिस? राइट, कैन यू सी दिस बेटा? ठीक है, तो यहां पर हमारे पीरियड्स और क्या लग गए? हमारे ग्रुप्स लग गए। आई होप आपको क्लियरली जो है ये विजिबल होगा। ओके, अब यहां पर आपको 8 ग्रुप आसानी से दिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, ओके फाइन। अच्छा, अब बेटा यहां पर एक मस्त सी बात उन्होंने क्या बताई? उन्होंने ये बताई बच्चा कि हमारे जो ग्रुप्स हैं, राइट, टोटल 8 ग्रुप्स हमको दिख रहे थे, है ना। आप देख सकते हैं टोटल कितने ग्रुप दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उन्होंने क्या करा? ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 7 को हमारे 2 सब ग्रुप्स में बांट दिया, यानी सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, राइट। इसके बाद जो आपका 8 ग्रुप था उसको उसने सब ग्रुप्स में नहीं बांटा, यहां पर उसने 3 रोज ले ली। ठीक है भाई, 3 रोज में क्या था बेटा? 3 एलिमेंट्स थे, तो मतलब 9 एलिमेंट्स को उसने 3 रोज में अरेंज करा, विच वर योर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है बेटा जी?
ठीक है, तो पहला क्या किया उन्होंने, पहला जो है बेटा उन्होंने हमारा 1 से लेकर 7 तक हमारे ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में डिवाइड करा। सब ग्रुप्स जो ए था जनरली उसमें हमारे नॉर्मल एलिमेंट्स थे, सब ग्रुप बी में हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, और उन्होंने बेटा हमारा जो ग्रुप 8 था विच वर ट्रांजिशन मेटल ग्रुप, इसमें क्या थे बेटा 3 रोज के अंदर 9 एलिमेंट्स थे। ठीक है भाई, क्या क्या मेरिट्स थी भाई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की? पहली मेरिट थी कि भाई इस तरीके से एलिमेंट्स की स्टडी करनी हमारे लिए आसान हो गई। दूसरा बेटा क्या, दूसरा था कि एलिमेंट जो डिस्कवर नहीं हुए थे, मेंडलीव ने उन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट भी करा और उनके लिए स्पेसेस भी छोड़े। और सबसे बेस्ट बात क्या है कि जब वो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो वो उन्हीं प्लेसेस पर फिक्स हो रहे थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेंडलीव ने क्या करा कि भैया सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन के बाद जो है बेटा हमारा एक गैप खाली छोड़ दिया। ठीक है, राइट, उसने बोला कि एक एलिमेंट डिस्कवर होगा और उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो सिलिकॉन जैसी ही होंगी। क्लियर है? तो उसका क्या नाम रख दिया? उसका नाम रख दिया बेटा एका सिलिकॉन। एम आई क्लियर? फाइन, राइट। और वो एलिमेंट जब डिस्कवर हुआ वो कौन सा था बेटा? जर्मेनियम था। ऐसे ही और एलिमेंट्स के लिए भी उसने गैप छोड़े जिनका नाम रखा एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम आगे चल के डिस्कवर हुआ जो कौन था बेटा? आपका गैलियम। एका बोरॉन जो आगे चल के डिस्कवर हुआ दैट वाज योर स्कैंडियम। ठीक है बेटा, और एका मैंगनीज जो आगे चल के जो उसने बोला था कि ऐसा भी एक एलिमेंट होगा जो डिस्कवर हुआ, उसका नाम था क्या? टीसी, टेक्नीशियम। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है भाई, तो आप इसको याद रख सकते हैं एक निमोनिक से। निमोनिक क्या है? गंगा से जमुना तक। ठीक है, तो गंगा बोले तो आपका गैलियम, से बोले तो आपका स्कैंडियम, जमुना बोले तो जर्मेनियम, तक बोले तो टेक्नीशियम यानी टीसी। एम आई क्लियर? ओके, इसके बाद बेटा काफी सारे एलिमेंट्स के वेट उस टाइम पे गलत दिए हुए थे जिस वजह से वो पोजीशन नहीं ले पा रहे थे टेबल के अंदर। उनके वेट्स को भी जो है हमारा करेक्ट करा किसने? मेंडलीव ने। ठीक है बेटा, हुआ क्या था कि वहां पर एक फॉर्मूला दिया गया था एटॉमिक वेट को निकालने का। द फॉर्मूला वाज एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है भाई, तो यहां पर पहले ये एज्यूम करा गया कि भाई बेरिलियम के लिए तो जगह ही नहीं है। ठीक है, रीजन क्या था कि बेरिलियम का जो बेटा हमारी वैलेंसी है वो गलत लेके चली हुई थी। इक्विवेलेंट मास तो 4.5 था, सही लेके चला हुआ था, वैलेंसी 3 लेके चली हुई थी। तो इस हिसाब से तो उसका जो वेट था वो 3 इंटू 4.5 करा, 13 आ रहा था, तो उसको जगह ही नहीं मिल रही थी। ठीक है, लेटर ऑन करेक्ट करा मेंडलीव ने कि भाई इसकी वैलेंसी 3 नहीं होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। तो इस प्रकार से जब 2 को 4.5 से मल्टीप्लाई करा तो उसका एटॉमिक वेट 9 आया। तो भाई बेरिलियम को लिथियम के बाद और बोरॉन से पहले जगह मिल गई कहां? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स के वेट करेक्ट करे गए थे जिनको याद रखने का निमोनिक क्या है? गोल्ड इन प्लैटिनियम बिकम अल्टीमेट। ओके, तो यहां पर एयू, इंडियम, पीटी, योर बेरिलियम एंड देन यूरेनियम। एम आई क्लियर? तो यहां से आप इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद मेरा बच्चा यहां पर मैं ऑलरेडी आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तो दिखा ही चुकी हूं और उसकी मेरिट्स भी बता चुकी हूं। अब आ जाते हैं उनकी डीमेरिट्स पर। डीमेरिट्स क्या है बेटा? कि भाई पोजीशन जो है हाइड्रोजन की नहीं जो है अच्छे से दे पाया था मेंडलीव। क्या रीजन था उसका बेटा? सिंपल था कि भाई जो हाइड्रोजन था ना वो आपके फर्स्ट ए यानी अल्कली मेटल से भी रिजेंबल कर रहा था और 7th ए यानी हेलोजन से भी रिजेंबल कर रहा था। तो भाई दोनों से रिजेंबल कर रहा था तो मेंडलीव को समझ ही नहीं आया कि भाई उसकी पोजीशन कहां रखूं, तो उसकी पोजीशन नहीं दे पाया। इसके बाद बेटा आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा? एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट अलग अलग होता है। तो एटॉमिक वेट अलग है तो मतलब हर एक आइसोटोप की अलग पोजीशन होगी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, राइट? तो इनकी जो पोजीशन है वो नहीं दे पाया। फाइन, इसके बाद बेटा कुछ एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स थे। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आर्गन की, तो बेटा आर्गन का जो एटॉमिक वेट है वो पोटेशियम से ज्यादा है। तो आइडियली पोटेशियम के बाद आर्गन को आना चाहिए था अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे लगाया जा रहा है। लेकिन क्या था भाई? आर्गन पोटेशियम से पहले था। ठीक है, वैसे ही और भी हमारे एनोमलस एलिमेंट्स है जिनको याद करने का निमोनिक है आमिर खान तेरी इच्छा ठंडी पेप्सी क्यों नहीं। ठीक है, तो आमिर खान से आर्गन पोटेशियम हो गए, तेरी इच्छा से आपका टेल्यूरियम और आयोडीन हो गए, ठंडी पेप्सी से आपका
थोरियम और प्रोएक्टियम हो गए, और क्यों नहीं से कोबाल्ट और निकल हो गए। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, मैम ने अच्छे अच्छे निमोनिक्स बनाए हुए हैं। इसके बाद बेटा आपके कुछ लाइक एलिमेंट्स थे जिनको अलग अलग ग्रुप्स में डाला गया था। फॉर एग्जांपल प्लैटिनियम गोल्ड सिमिलर है, प्लैटिनियम को डाला 8th ग्रुप में, गोल्ड को डाला फर्स्ट बी मतलब फर्स्ट ग्रुप के सेकंड यानी बी सब ग्रुप के अंदर। ठीक है, फिर बेटा अनलाइक एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में डाला हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, है ना, तो फर्स्ट ग्रुप में क्या आ रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर उसी के बगल में आ रहे हैं कॉपर, Ag और Au, है ना। तो देखो पोटेशियम के साथ आ गया आपका कॉपर, रुबिडियम के साथ Ag और आपका सीजियम के साथ आ गया Au। अब भाई अगर मैं बात करूं पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में तो अल्कली मेटल है, हाईली रिएक्टिव। ठीक है, और इनकी बात करूं ये ट्रांजिशन मेटल है, कॉइनेज मतलब कॉइन बनाने में यूज होते हैं और बहुत कम रिएक्टिव है, तो इनको एक साथ रखने का क्या लॉजिक था वो हमारा मेंडलीव नहीं समझा पाया। क्लियर है बेटा जी। ठीक है, इसके बाद बेटा जो हमारा कॉज है पीरियोडिसिटी का कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं, है ना, वो अपने आप को पीरियोडिकली रिपीट कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की वो रिपीट कर रही हैं अपने आप को। ठीक है, तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी वो नहीं दे पाया। क्लियर है भाई। तो इन सबको ओवरकम करने के लिए क्या हुआ बेटा, हमारी नेक्स्ट टेबल आई विच इज योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो किसने दी बेटा, हमारे हेनरी मूसले ने दी। क्लियर है। सो हेनरी मूसले बेसिकली गिव दिस, और वो किस पर बेस्ड थी बेटा, मूसले के लॉ पर बेस्ड थी। अब मूसले ने क्या करा था, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो है बेटा, देखिए उन सबका एटॉमिक नंबर तो अलग होता ही है, उनके ऊपर एक्सरेज को जो है डाला था, फाइन, और उन एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी को नोट किया था। तो उसने देखा था कि भाई हमारी जो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट था वो हर एक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर Z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है भाई, एक्चुअल रिलेशन तो ये था आपकी फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर Z के बीच में, अगर आए तो आप लिख सकते हैं इसको। क्लियर है बेटा, राइट। तो इसके बेसिस पर मूसले ने ये कंक्लूजन दिया कि भाई एक्चुअल में कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी एटॉमिक नंबर है। मतलब क्या कि जब आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करते हैं बेटा, तब क्या होता है कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर है फिजिकल या केमिकल, वो अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं, माने एक ग्रुप में आ जाते हैं। क्लियर है बेटा जी, राइट। तो अब पीरियोडिसिटी तो समझ में आ गया कि भाई रिपीटिशन हो रही है आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ये तो पीरियोडिसिटी होता है। लेकिन सवाल आता है कि भाई ये कॉज क्या था पीरियोडिसिटी का, है ना। मेंडलीव तो नहीं दे पाया था कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, तो बेटा कॉज क्या था कि भाई एलिमेंट्स जिनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम ग्रुप में कैसे आ रहे हैं बेटा, रीजन बीइंग कि उन सारे एलिमेंट्स की जो सेम ग्रुप में आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है। जैसे लिथियम और सोडियम अगर आ रही है तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s1 वैलेंस शेल की, सोडियम की है 3s1। तो दैट इज द रीजन कि ये दोनों जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं और सेम ग्रुप में आ रही हैं। क्लियर है बेटा जी, ओके। तो यहां से हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आ गया, मेंडलीव का लॉ तो फेल हो गया, और इसी पर ये टेबल बनी हुई है क्या कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक नंबर का। माने जब आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करते हैं तब वो एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम ग्रुप में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा फीचर क्या है हमारी इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कि भाई इसके अंदर जो है हमारी 7 हॉरिजॉन्टल रोज है 1 से लेकर 7 तक, जिनको हम बोलते हैं पीरियड, और 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिनको हम बोलते हैं क्या, ग्रुप बोलते हैं बेटा, राइट। और 4 हमारे ब्लॉक्स है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, ग्रुप 1 एंड 2 हमारा एस ब्लॉक है, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 हमारा डी ब्लॉक है। ठीक है भाई, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये है हमारा एस ब्लॉक। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा डी ब्लॉक, और यहां ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक पी ब्लॉक है। ठीक है भाई, फिर लैंथेनम और एक्टिनम के बाद एफ ब्लॉक है जिनको हमने नीचे प्लेस कर रखा है। फाइन, चलिए इसके बाद मेरा बच्चा, इसके बाद हम आ जाते हैं हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि भाई हमारे एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, है ना। उन एलिमेंट्स की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो बहुत सारे सबशेल्स हमारे फिल होते हैं, राइट। लेकिन एक पीरियड में जो सबशेल्स फिल होंगे बेटा वो हमारे फिक्स्ड होते हैं। क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं n की बात करूं, n अभी तक आप ये समझिए कि आपका पीरियड नंबर है,
ठीक है, ये पीरियड नंबर तो होता ही है, लेकिन जो बच्चा ये चैप्टर पढ़ चुका है उसको पता है कि ये हमारी वैल्यू होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की ऑफ द आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल। माने अगर हम लिथियम की बात करें, है ना, अगर मैं बात करूं लिथियम की, तो लिथियम कहां लाई कर रहा है बेटा, ये लाई कर रहा है आपके पीरियड नंबर सेकंड में। अगर आप लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या होती है बेटा, 1s2 2s1, राइट। तो मतलब लास्ट शेल या आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा बेटा, n इज इक्वल्स टू 2। उसी का तो ये सब शेल है ना 2s, तो बस मैं यही बोल रही हूं, क्लियर। तो n केवल पीरियड नंबर नहीं होता, बल्कि ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है आउटर मोस्ट शेल का, जो एक पीरियड में भरता है, ठीक है, राइट। चलिए, इसके बाद बेटा यहां मैंने पीरियड नंबर्स लिख दिए हैं, क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां मैंने लिखे हैं वो सारे पॉसिबल सबशेल्स जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एक पीरियड में भरते हैं। इनको याद रखने का बहुत आसान तरीका है बेटा, पहला हमारा ns भरता है, फिर n-2f भरता है, फिर n-1d भरता है, और फिर np भरता है, क्लियर। तो इस अकॉर्डिंग तो हमारा दिमाग ये चलेगा कि भाई 1s क्या फिर 1-2f कुछ हो सकता है क्या, -1f कोई सबशेल सुने हो, हाँ बोलो, ठीक है, 0d कोई सबशेल सुने हो या 1p कोई सबशेल सुने हो, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, तुम पढ़ चुके हो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, क्लियर। तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट पीरियड है वहां पे केवल 1s भरता है, सिमिलरली सेकंड पीरियड में 2s और 2p भरता है, थर्ड में 3s और 3p भरता है, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद फोर्थ में बेटा हमारा देखो, अगर तुम इस हिसाब से यहां पर n की वैल्यू पुट करोगे तो 4s होगा, तुम बोलोगे मैम 4-2 यानी 2f आएगा, 2f तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना बेटा, इसलिए यही रीजन है कि 4-1 3d भरता है इसके बाद, ठीक है। फिर कौन भरता है, 4p भरता है। सिमिलरली यहां पर क्या भरेगा बेटा, 5s 4d और आपका 5p, 6s 4f 5d और आपका 6p भरेगा पीरियड नंबर 6 के अंदर। पीरियड नंबर 7 में कौन भरेगा बेटा, 7s 5f 6d और 7p भरेगा। अब बेटा एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं आप कैसे निकालते हो बेटा, बहुत सिंपल है, एक पीरियड में जितने इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं ना उतने ही एलिमेंट्स होते हैं, क्लियर है बेटा, राइट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे वेरियस सबशेल में भरे। अब यहां पर देखो पीरियड फर्स्ट में एक ही सबशेल भर रहा है 1s, है ना, मतलब 1s सबशेल बोले तो 1s ऑर्बिटल। अब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, यही रीजन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर कितने हैं, 2 है। अब सेकंड में बात करूं तो भाई 2s माने एक ऑर्बिटल, 2p में 3 है, तो 1 + 3 टोटल कितनी ऑर्बिटल भरी, 4, ठीक है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 4 में कितने आएंगे, 8, क्लियर है। तो इसी तरीके से हम यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, राइट। अब ये तो क्या है कि भाई आप हर एक के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालो फिर इलेक्ट्रॉन्स निकालो, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो मैं नेक्स्ट पेज पे बढ़ाऊंगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद बेटा आपके फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन से लेकर हीलियम तक एलिमेंट्स लाई करेंगे, सेकंड में लिथियम से नियॉन तक, थर्ड में सोडियम से आर्गन तक, चौथे में पोटेशियम से क्रिप्टन तक, पांचवें में रुबिडियम से सीजियम तक, छठे में सीजियम से रेडॉन तक, और बेटा जी आपके सातवें पीरियड में फ्रांशियम से ऑगस्टिनॉन तक एलिमेंट्स लाई करते हैं, क्लियर है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एक तरीका क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का बेटा, एक फॉर्मूला है, एन आपको पता है पीरियड नंबर। अगर मैं आपको पीरियड नंबर दे दूं तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो पीरियड नंबर इवन होगा या तो ऑड होगा। अगर इवन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला है n+2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ऑड है तो फॉर्मूला है n+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। वैसे ही बेटा नंबर ऑफ सबशेल्स भी आप निकाल सकते हैं एक पीरियड के अंदर, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब जैसे देखिए अगर मेरे पास फोर्थ पीरियड है तो इसका n इवन है ना, तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या होगा, 4+2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जो 18 आएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ सबशेल्स का फॉर्मूला है √18/2 कर दिया तो मतलब √9 यानी 3 आ गया, तो मतलब 3 सबशेल्स भरेंगे। कौन से भरेंगे, बहुत आसान है बेटा, आपको पता है सबशेल्स किस ऑर्डर में भरते हैं, ns n-2f n-1d और np, ठीक है। अब यहां पर अगर n4 है तो 4s हुआ, ये क्या आएगा 4-2, 2f एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। 4-1d यानी 3d एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है। np 4p एग्जिस्ट करता है, तो देखिए 3 सबशेल्स आपके आ गए इस फॉर्मूले से भी, क्लियर है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ओके
चलिए, तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट है मैजिक नंबर ट्रिक। मैम ये मैजिक नंबर ट्रिक क्या है? मैजिक नंबर ट्रिक क्या है बेटा कि अगर आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो आपको उससे नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। हर एक ग्रुप की मैजिक नंबर ट्रिक अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 की है 2 8 8 18 18 32, ग्रुप 2 की है 8 8 18 18 32। वैसे ही मैंने सारे ग्रुप्स की मैजिक नंबर ट्रिक यहां पर लिखी हुई है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं ग्रुप 1 पर मैजिक नंबर ट्रिक को यूज करती हूँ। देखो पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, दूसरा लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अब भाई पहला मैजिक नंबर 2 है तो उसको 1 में ऐड करो, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 आ जाएगा। दूसरा मैजिक नंबर 8 है तो उसको लिथियम के एटॉमिक नंबर में ऐड करो, सोडियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, आप इस मैजिक नंबर ट्रिक से किसी भी एलिमेंट का यहां पर एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। ओके बेटा, रिवीजन हो गया है इसका। अब बेटा हमने बोला था कि पूरी पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाई है, तो कैसे हम जो है एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में क्लासिफाई करते हैं बेटा? तो एलिमेंट्स जो है ब्लॉक्स में क्लासिफाई होते हैं बेटा किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट सब शेल जो हमारा भर रहा है। जो भी हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो जिस सब शेल में जाता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा ब्लॉक डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है हमारा एस सब शेल में जाए बेटा, है ना, आउटर मोस्ट एस सब शेल में, फिर आउटर मोस्ट शेल के एस सब शेल में चला जाए तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर अगर सोडियम की बात करूं, है ना, किसकी बात करूं? सोडियम की, जिसका एटॉमिक नंबर Z कितना है? 11 है। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटा आपकी वैलेंस शेल की क्या होती है? 3s1 होती है ना इसकी, हाँ के ना? बोलो, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s1 है ना? ओके, अब ये थर्ड पीरियड में लाई करता है तो आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया? n=3 ही हो गया, उसका s सब शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो आपका सोडियम क्या हो जाएगा? एस ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर? ओके फाइन। अब एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो यही रीजन है कि भाई एस ब्लॉक में कितने ग्रुप है? 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। क्लियर? उसी हिसाब से अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं तो बेटा वो एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के पी सब शेल में जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटा क्या होती है? 3s2 3p1, है ना। थर्ड पीरियड में लाई करता है, आउटर मोस्ट शेल n=3 ही है, तो उसके पी सब शेल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो एल्यूमिनियम क्या है? एक पी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, अब पी सब शेल में कितनी ऑर्बिटल्स आ सकती हैं बेटा? मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल आ सकती हैं, है ना। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 3 में कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा। यही रीजन है कि पी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं बेटा? टोटल 6 ग्रुप्स होते हैं। कहां से कहां तक बेटा? ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक। क्लियर है जी? तो यहां मैंने सारे हमारे लगा दिए हैं। ये हमारा ग्रुप 1 है, ये हमारा ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 की जो हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ns1 है, ns पीरियड नंबर। ग्रुप 2 की क्या है? ns2 है। ठीक है, ओके। ग्रुप 1 आर एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। याद रखना है तो बेटा निमोनिक क्या है? लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। क्लियर? और ग्रुप 2 की निमोनिक है बेटा मांगे कार, ठीक है, सेंट्रो बाप राजी। फाइन एवरीवन, तो यहां पर आप चाहे तो इसको फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। उसके बाद बेटा वैसे ही पी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो हमने बोला कहां से कहां तक है? ग्रुप 13 14, ठीक है, ग्रुप 13 14 15 16 17 और क्या बच्चों? 18। यही हो जाएंगे हमारे ग्रुप्स। ठीक है, राइट। अब यहां पर बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी बहुत आसान है। ऑलरेडी मैं आपकी एक वीडियो बना चुकी हूं विच इज द ट्रेंड्स ऑफ पी ब्लॉक, तो वहां पर मैंने बहुत अच्छे से आपको एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन करी है, राइट। तो आप बहुत अच्छे से वहां से रिवाइज कर सकते हैं। तो देखो बेटा, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो राजी बहुत सिंपल है ना। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल याद रखनी है भाई। जनरल की अगर मैं बात करूं तो भाई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपकी ns2np126। ठीक है भाई, n आपका पीरियड नंबर है। अगर मैं ग्रुप 13 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ns2np1 है। 14 की क्या है? ns2np2। आपकी ग्रुप 15 की है ns2np3, ग्रुप 16 ns2np4, ठीक है, ग्रुप 17 ns2np5 और ग्रुप 18 की है ns2np6। एम आई क्लियर? ठीक है भाई, ओके। अब इनकी ट्रिक्स भी है यहां पर, यू कैन यूज देम टू रिमेंबर देम। फाइन,
चलिए इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पेनल्टीमेट शेल के डी सब शेल में जाएगा। पेनल्टीमेट मतलब आउटर मोस्ट से एक पहले वाला, है ना। ओके फाइन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं तो स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s2 3d1, है ना, वैलेंस शेल यही है, बोलो ठीक है। तो लास्ट शेल तो n=4 है यहाँ पर, उससे एक पहले क्या है n=3, तो उसके डी सब शेल यानी 3d में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो स्कैंडियम क्या है, एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्लियर है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। फाइन, अब देखो डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल हैं जिनमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यही रीजन है कि डी ब्लॉक में 10 ग्रुप है। कहां से कहां तक ग्रुप, 3 से लेकर ग्रुप 12 तक। टेंशन मत लो, इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स हैं वो भी मैं तुमको डी ब्लॉक के माइंड मैप में बहुत अच्छे से करा दूंगी। फाइन, अच्छा अब बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, n-1d 1 to 10 ns0 to 2, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद एफ ब्लॉक की बात करूं जिनको तुम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हो क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर लाई करते हैं, है ना। ओके फाइन, तो इनमें क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है बेटा आपके एंटी पेनल्टीमेट मतलब n-2 शेल के एफ सब शेल में जाता है। अब एफ सब शेल में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, 7, जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यही रीजन है कि एफ ब्लॉक में 2 सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स है, एक है लैंथेनॉइड्स, एक है एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स में 4f भरता है तो उसको 4f सीरीज बोलते हैं, एक्टिनाइड्स में 5f भरता है तो उसको 5f सीरीज बोलते हैं, ठीक है बच्चों, राइट। ओके अच्छा, लैंथेनॉइड्स जो है आपके सीरियम से लेकर ल्यूटिटियम, सीरियम 58 टू ल्यूटिटियम 71 है, राइट, जिनका ग्रुप 3 है, पीरियड 6 है। वही अगर मैं एक्टिनॉइड्स की बात करूं तो इसमें भी कितने हैं बच्चों, आपके 14 ही एलिमेंट्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम थोरियम 90 टू लॉरेंसीरियम 103। ये भी कहां से कहां तक लाइक करते हैं बेटा, ठीक है, ये भी आपके थोरियम से लॉरेंसीनियम तक लाइक करते हैं और इनका जो हमारा ग्रुप है वो ग्रुप 3 है और पीरियड क्या है, 7 है। ओके फाइन, अच्छा एक बात और बेटा, देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक की तो मैं बता चुकी हूं, एफ की ये एनसीईआरटी ने दे रखी है, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है बेटा, गड़बड़ है आपके किसमें, थोरियम में। थोरियम में क्या होता है ना बेटा, थोरियम में आपका देखो, थोरियम जो है आपका 7th पीरियड में लाई करता है ना, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 62 7s2, उसका एफ में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। तो ये सही है लेकिन एक्सेप्ट थोरियम, मैं पहले बता दूं एनसीईआरटी ने कहीं पे करेक्शन करी नहीं है, राइट, ये थोरियम पे एप्लीकेबल नहीं होता। अगर यहाँ पे 0 से 2 कर देना एनसीईआरटी तो ये उसके लिए भी ठीक हो जाए, आपके थोरियम पर भी एप्लीकेबल हो जाए, लेकिन अभी ये थोरियम पे एप्लीकेबल नहीं होती है क्योंकि आप एनसीईआरटी खोल के देख लेना, थोरियम की यही आपकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। फाइन, चलिए अब बेटा जी नेक्स्ट क्या है कि भाई हम कैसे किसी भी एलिमेंट का ग्रुप, पीरियड या ब्लॉक आइडेंटिफाई करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हर साल या नहीं तो 2 साल में से एक बार सवाल आता ही है। देखो भाई, वो तुमको क्या करेगा, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देगा, पूछेगा बताओ उसका पीरियड क्या है, उसका ग्रुप क्या है और उसका ब्लॉक क्या है। तो कैसे बताओगे, बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है। जब भी किसी एलिमेंट का तुमको क्या देगा, एटॉमिक नंबर देगा, तो पीरियड कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, ठीक है बेटा। पीरियड जो होता है ना वो होता है आपका n ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल उसने आपको कोई एलिमेंट दिया है जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो उसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होगी बेटा, एटॉमिक नंबर 10 वाली नियॉन ना, तो वो नियॉन के पीरियड में लाई करेगा, मतलब पीरियड सेकंड में लाई करेगा, ठीक है। वैसे ही कोई एटॉमिक नंबर उसने सपोज दे दिया तुमको 52, है ना, तो 52 किसके पास लाई करता है, जीनन के पास लाई करता है ना, मतलब इस वाले एलिमेंट का जो तुमको दिया गया है एटॉमिक नंबर z गिवन, जिसका तुमको एटॉमिक नंबर दिया गया है, उसका पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, n=5 हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद बेटा ग्रुप कैसे निकालोगे, तो देखो बेटा, अगर तुमको जो गिवन एटॉमिक नंबर है वो 104 से लेकर 118 के बीच में है, तो इस एटॉमिक नंबर की लास्ट 2 डिजिट ही ग्रुप नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 105 दिया तो ग्रुप 5 है, 111 दिया तो ग्रुप 11 है, ठीक है भाई। ओके, अब सपोज इन दोनों के बीच के रेंज का z गिवन यानी गिवन एटॉमिक नंबर हमें नहीं है, तो उस केस में बेटा ग्रुप नंबर निकालने का फॉर्मूला है z गिवन प्लस 18 माइनस द सेट ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस, लेकिन ये फॉर्मूला एफ ब्लॉक पर नहीं लगता और एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 12 से कम है उन पर भी नहीं लगता, ठीक है, क्लियर है, फाइन। उसके बाद बेटा यहां पर इसका अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हो तो आप जो है सपोज आपको z गिवन 72 दे रखा है, तो 72 प्लस 18 माइनस आपकी नियरेस्ट नोबल गैस 72 के कौन सी होगी बेटा, Rn यानी रेडन होगी ना, तो उसका एटॉमिक नंबर 86 डाल दीजिए, क्या आ रहा है, 4 निकल के आ रहा है, राइट, ओके फाइन। तो इसका मतलब हमारा ग्रुप नंबर क्या हो गया,
4। अब ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इस फॉर्मूला को लगाएं तो आपका ग्रुप नंबर नेगेटिव आ जाए, लेकिन नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो उस केस में फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज कर देना, यहां पर 18 के बजाय 32 कर देना। एम आई क्लियर एवरीवन? ओके, चलो इसके बाद बेटा डेफिनेटली हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स पर तो ये दोनों फॉर्मूले लगा नहीं सकते, तो फिर उनके लिए क्या करें? सिंपल है ना यार, हमको पता है कि लैंथेनॉइड्स जो हैं 58 से लेकर 71 तक हैं, एक्टेनॉइड्स 90 से लेकर 103 तक है। अगर लैंथेनाइड है तो उसका ग्रुप तो फिक्स ही है ना, 3 है और पीरियड 6 है। एक्टेनाइड है तो भी फिक्स है, ग्रुप 3 होगा, पीरियड 7 होगा। ठीक है भाई, एक बार तुमने अगर ग्रुप निकाल लिया तो ब्लॉक अपने आप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप 1 और 2 क्या है? एस ब्लॉक है। ग्रुप आपका 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक है और 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक है। एज सिंपल एज दैट। ओके फाइन। चलिए अब बेटा ऐसा भी हो सकता है कि वो तुमको एटॉमिक नंबर ना देके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे, फिर क्या करोगे? बहुत सिंपल है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के पीरियड बताना सबसे आसान है। जो भी तुम्हारा मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना, वही क्या होता है? पीरियड नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है, यहां पर मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुझे n=3 दिख रहा है ना बेटा, मतलब थर्ड शेल इज द मैक्सिमम शेल जो भर रहा है, राइट? उसके दो सब शेल 3s और 3p भर रहा है। एग्रीड? ओके, तो ये किसको बिलोंग करेगा? पीरियड 3 को, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, पीडी यानी पैलेडियम एटॉमिक नंबर 46। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4d10 5s0। ये लाई तो 5th पीरियड में करता है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के लगता है कि भाई मैक्सिमम शेल तो आपका 4 भर रहा है, तो ये आपको याद रखना है। ओके फाइन। चलिए इसके बाद बेटा ग्रुप नंबर, अगेन बहुत आसान है। देखो अगर आपको ब्लॉक पता है तो आप ग्रुप नंबर आसानी से बता सकते हो। फाइन, एफ ब्लॉक जो है हमेशा ही आपका ग्रुप 3rd होगा। ठीक है, ओके। डी ब्लॉक है तो बेटा ग्रुप नंबर निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? पी ब्लॉक है तो ग्रुप नंबर निकालने का फॉर्मूला है 12 प्लस नंबर ऑफ np इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई। एस ब्लॉक है तो ग्रुप नंबर निकालने का तरीका है नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन। अगर ns में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 1, 2 है तो ग्रुप 2। राइट? ब्लॉक कैसे निकालोगे बेटा? ब्लॉक निकालोगे लास्ट सब शेल जिसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। जैसे यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर कर रहा है तो पी ब्लॉक। ठीक है, राइट। एक छोटी छोटी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? कि भाई अगर तुम्हारा np में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ही है ना, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 3p में है ही है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ओके, तो ये तुम्हारा p ब्लॉक का एलिमेंट ही होगा, फिक्स है। ठीक है, राइट? np कभी भी तुम्हारा d ब्लॉक, f ब्लॉक और s ब्लॉक के लिए नहीं भरता, क्योंकि p तो एक्सट्रीम एंड पे आ रहा है ना बेटा। ठीक है, अगर np में इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, मतलब नहीं है प्रेजेंट, तो s d f में से एक भी हो सकता है। ठीक है, अगर तुम्हारे ns में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और n-1d और n-2f में नहीं है तो फिर s ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, वही ns में है, इसी के साथ साथ n-1d और n-2f में भी है, तो d और f में से किसी से में भी हो सकता है। बेस्ट तरीका क्या है कि भाई एटॉमिक नंबर जो दे रखा है उसको चेक कर लो, अगर इनसे इनके बीच में है तो f में है, नहीं है तो d में है। एज सिंपल एज दैट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या है? 100 से ज्यादा है। राइट? तो देखो बेटा इनके लिए कुछ हमारे प्रीफिक्सेस हैं, जैसे 0 के लिए निल है, 1 के लिए अन है, 2 के लिए बाय है, 3 के लिए ट्राई है। तो आपको ये प्रीफिक्स याद रखते हैं और आगे em लगा देना है। जैसे फॉर एग्जांपल 106 है तो 1 का प्रीफिक्स क्या है बेटा जी? अन है। 0 का क्या है? निल है। 6 का क्या है? 6 का बेटा आपका हेक्स है। ठीक है, तो अन प्लस निल प्लस हेक्स किया और साथ में क्या लगा दिया? em। ये क्या आ गया इसका? IUPAC नेम। सिंबल क्या हो जाएगा? UUH। क्लियर है भाई? इनका इनिशियल्स उठा लो। फाइन, तो इसी के बेसिस पर मैंने सारे एलिमेंट्स जो हैं, जो आपके 101 से लेकर 118 तक है, सबका IUPAC नेम यहाँ पर लिख दिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के ऊपर, लेकिन उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए बेटा? हमें पता होना चाहिए हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी Z इफेक्टिव। अब बेटा अगर मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करूं तो क्या होता है बेटा? Z इफेक्टिव होता है आपका Z माइनस सिग्मा। राइट, हम सबको पता है कि भाई हमारा जो आउटरमोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन तो फील करता ही है, लेकिन इसी के साथ साथ इनर शेल के इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन भी फील करता है, जिससे जितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की न्यूक्लियस की आउटरमोस्ट शेल पे लगनी थी उतनी नहीं लग पाती। ठीक है, तो अगर
इंटरव्यूइंग शेल ना होते तो कितना आपका न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होता बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी Z यानी एटॉमिक नंबर के इक्वल, लेकिन रिपल्शन है उसकी वजह से कम लगता है ना। तो कम वाला यानी रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही Z इफेक्टिव होता है। क्लियर है, जो किसके इक्वल होता है बेटा, Z माइनस सिग्मा। सिग्मा होता है आपका शील्डिंग और स्क्रीनिंग का मेजर, जिसको हम शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं, जो स्लेटर्स रूल से निकाला जा सकता है। अगर आप स्लेटर्स रूल पढ़ना चाहते हैं, पहली बात तो ये नीट के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो एक रफ्तार सीरीज मैंने ली थी, उसमें मैंने कराया हुआ है ये, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी ड्रॉपर है तो मत देखिएगा, 11th-12th का बच्चा देख सकता है। फाइन, चलिए अब बेटा अगर हम बात करें सेम शेल की डिफरेंट सबशेल्स की, है ना, तो बेटा डिफरेंट सबशेल्स जो सेम शेल में प्रेजेंट होते हैं उनमें सबसे अच्छी शील्डिंग S सबशेल जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, फिर उससे कम P, फिर D और फिर F, मतलब D और F के इलेक्ट्रॉन्स पुअर शील्डिंग करते हैं, ठीक है, ओके राइट। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो क्या है कि यहां मैंने सिग्मा की वैल्यूज लिख दी है अलोंग दी ग्रुप और अलोंग दी पीरियड। आपको ये रटनी नहीं है, बस आप एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम Z इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, मतलब डाउन द ग्रुप Z इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, ठीक है। लेकिन लेफ्ट टू राइट पीरियड में Z इफेक्टिव अगर आप ध्यान से देखें तो 0.65 बढ़ रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट पीरियड में Z इफेक्टिव बढ़ता है। ओके बेटा, राइट। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट कुछ फैक्टर्स इफेक्टिंग Z इफेक्टिव पर। देखिए Z इफेक्टिव जो है जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है किसी पर उतना ज्यादा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, और जितना कम होता है बेटा आपका या फिर ये बोलिए जितना ज्यादा आपका नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही कम आपका Z इफेक्टिव होता है। माने Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है, राइट। अगर आपके पास डिफरेंट आयंस है ना, जैसे फॉर एग्जांपल N+, N और N-, तो प्लस वाले पर Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, माइनस वाले पे कम हो जाएगा सबसे, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में बेटा जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है Z इफेक्टिव बढ़ता है, ये बात आपको याद रखनी है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज माने स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी डिफरेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के ऊपर। सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या है बेटा, आपकी एटॉमिक रेडियस है। क्या होती है एटॉमिक रेडियस बेटा, डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस से आपके वैलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट शेल तक का, ठीक है, इसी को आप बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। अब आपकी 4 तरीके की होती है वैसे तो, लेकिन हम अभी पहले 3 कर रहे हैं, आयनिक को हम अलग से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली क्या है, कोवेलेंट रेडियस है बेटा। सबसे पहली जो 2 एटम्स एक मॉलिक्यूल में आपकी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उन्हीं में ही आप कोवेलेंट रेडियस को मेजर करते हैं, ठीक है। क्या होती है बेटा, ये होती है हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 Cl है तो उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका हाफ क्या हो जाएगी, कोवेलेंट रेडियस हो जाएगी। क्लियर। आ जाइए मेटालिक रेडियस पर। ये क्या होती है बेटा, ये होती है अगेन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 मेटल एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ अ मेटल। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर के लैटिस में अगर हम 2 कॉपर के एटम उठाएं, है ना, तो वो एक दूसरे के बगल में पड़े हुए होंगे, है ना, राइट, एक दूसरे में मर्ज या ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे। लेकिन कोवेलेंट मॉलिक्यूल में बेटा आपकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो एक दूसरे में ओवरलैप कर रही होती है ना, राइट। तो यहां पर इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ लो मेटालिक रेडियस आ जाएगा। अब यहां पर तो कोई ओवरलैपिंग नहीं है, यहां पर थी, तो इसका मतलब क्या है कि यहां रेडियस कम होगी, यहां ज्यादा होगी। तो यही रीजन है कि भाई हमारी जो मेटालिक रेडियस है वो कोवेलेंट से ज्यादा होती है। अब वंडरवॉल रेडियस की बात करें तो ये नोबल गैसेस में एग्जिस्ट करती है, और नोबल गैसेस के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो वंडरवॉल फोर्सेस होती है, विच आर वीक फोर्स। यही रीजन है कि 2 नोबल गैस के एटम एक दूसरे से दूर हैं, उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ लोगे तो वंडरवॉल रेडियस आएगी। पर यहां तो एटम्स टच भी नहीं कर रहे, तो मतलब ये तो आपकी मेटालिक रेडियस से भी ज्यादा है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या है कि भाई आर वंडरवॉल इज ग्रेटर देन आर मेटालिक एंड आर मेटालिक इज ग्रेटर देन आर कोवेलेंट, ओके, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, फैक्टर इफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस पे आते हैं। देखिए लेफ्ट टू राइट जो है बेटा, आप अगर मैं बात करूं तो आपका Z इफेक्टिव बढ़ता है, टॉप टू बॉटम आपका जो है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, हम सबको पता है ये चीज, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस जो है ना वो Z इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मींस मोर इज Z इफेक्टिव, उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ खींचेगा, है ना, उतना ही कम आपका एटॉमिक रेडियस होगा, ठीक है। तो आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो Z इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
लेकिन नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब सेकंड पीरियड में अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है आपका एटॉमिक रेडियस कम करेगा, राइट। तो उस हिसाब से नियॉन का तो सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन नियॉन का सबसे ज्यादा है। वाई? बिकॉज बेटा नियॉन आपकी नोबल गैस है, तो इसके केस में आप वंडर वॉल रेडियस मेजर करते हैं। यही रीजन है कि नियॉन का अपने पीरियड में रिस्पेक्टिवली सबसे ज्यादा हाई है। फिर जो नेक्स्ट है वो लिथियम होगा, फिर उससे कम बेरिलियम, एंड देन यहां पर आप ऑर्डर दे सकते हैं। पीरियड में अगर हम बात करें तो वो तो हम कर चुके हैं। ग्रुप में अगर हम बात करें तो टॉप टू बॉटम क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जहां आपको अलग अलग ग्रुप्स और अलग अलग पीरियड्स के एलिमेंट्स दे, तो बेहतर रहेगा कि उनको ग्रुप और पीरियड में अरेंज कर ले, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस बढ़ाए, ठीक है, लेफ्ट टू राइट क्या करे, एटॉमिक रेडियस घटा दे, ओके। तो उस बेसिस पे क्या होगा कि जो सबसे नीचे वाले हैं उनकी एटॉमिक रेडियस तो सबसे ज्यादा ही होगी, मतलब हाईएस्ट ही होगी, है ना। तो यहां पर सबसे ज्यादा एससी हो जाएगा। फिर आएंगे आपके थर्ड पीरियड, उसमें भी लेफ्ट टू राइट घटता है एटॉमिक रेडियस, माने फास्फोरस की सल्फर से ज्यादा, वैसे ही नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा। ऐसे आप इस प्रकार के क्वेश्चंस कर सकते हैं, और ऐसे सबसे ज्यादा आते हैं सवाल लीड में, ओके जी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अगर मैं दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करूं तो ओवरऑल साइज क्या आएगा बेटा, ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा ना। मतलब अगर मैं एस ब्लॉक को उठा लेती हूँ, स्पेसिफिकली एस ब्लॉक को, है ना, और एस ब्लॉक के अंदर मैं वेरिएशन देखना चाहती हूं, तो देखो एस ब्लॉक में क्या है बेटा, टॉप टू बॉटम कोई वेरिएशन नहीं है। जैसे जैसे आप ग्रुप 1 में भरते हैं, ग्रुप 2 में भरते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, मतलब यहां पर आपका ग्रुप 1 है, यहां ग्रुप 2 है, आप बोलो सारे एलिमेंट्स का ओवरऑल ऑर्डर बताओ, तो उसको याद करने का तरीका एक ई बनाना है, एक एन बनाना है, ठीक है। यहां से ही स्टार्ट हो रहा है, मतलब बेरिलियम का सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा लिथियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, ठीक है। फिर कैल्शियम के बाद कहां जाओगे, स्क्रॉन्शियम, बैरियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, माने सीजियम का सबसे ज्यादा हो जाएगा। आयनिक रेडियस क्या, मतलब आयंस का रेडियस, जैसे आपके ग्रुप 1 वाले +1 वाला कटायन बनाते हैं, ग्रुप 2 वाले +2 वाला बनाते हैं। तो इसमें बस एक ही चीज है कि आपका एटॉमिक रेडियस तो मैग्नीशियम की ज्यादा है लिथियम से, लेकिन आयनिक रेडियस लिथियम की ज्यादा होगी मैग्नीशियम से, दैट्स इट, यही एक्सेप्शन है, ठीक है। अगर हम, अब ये तो एस ब्लॉक का वेरिएशन देख रहे हैं, अगर वही हम पी ब्लॉक का वेरिएशन देखें तो बेटा पी ब्लॉक में एक्सपेक्टेड तो ये था कि अगर मैं सबसे पहला ग्रुप उठाऊं, ग्रुप 13, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा, यही हमारा एक्सपेक्टेड ट्रेंड था बेटा, यस और नो, यस और नो, यस मैम, यही एक्सपेक्टेड ट्रेंड था, ठीक है। तो बोरॉन से एल्यूमिनियम बढ़ा, लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम घटा। क्यों घटा, क्योंकि गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में देखेंगे 3D आ रही है, जिसकी पुअर शील्डिंग है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज घट रहा है, तो गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से कम हो गया, क्लियर है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आया कि बोरॉन के बाद गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इरेनियम, फिर थैलियम, ठीक है भाई। इसके अलावा ग्रुप 14 से लेकर ग्रुप 18 तक कोई एक्सेप्शन नहीं है, टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, ये बात याद रखनी है। फाइन, थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन हम सब कवर कर रहे हैं बेटा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ज्यादा क्या होगा, 50-55 मिनट का हो जाएगा, बट वी हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग, फाइन। चलिए उसके बाद बेटा आयनिक रेडियस में याद रखना है क्या, कि कैटायन की रेडियस हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटी होती है ना। रीजन क्या है उसका, Z/E, Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, E है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं Z/E निकालती हूं सोडियम का और सोडियम प्लस का, तो भाई सोडियम प्लस का Z/E ज्यादा आ रहा है, Z/E इज नथिंग बट Z इफेक्टिव, अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज घटेगा ना बेटा। तो यही रीजन है कि Na+ का साइज छोटा है, Na का ज्यादा है। वैसे ही अनायन का साइज अपने पेरेंट एटम से ज्यादा होता है, रीजन बीइंग कि उसका Z/E जो है ना बेटा वो हमारा कम आता है, ओके। Z/E क्या होता है उसका, कम आता है, एज सिंपल एज दैट, राइट। फर्दर Z/E जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा क्या करेगा मेरा बेटा, आपका इंक्रीज होगा और साइज घटता जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है, ओके। जैसे Fe3+, Fe2+ और Fe को कंपेयर करूं तो Fe3+ का सबसे कम होगा, फाइन। चलिए इसके बाद बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में बस इतना याद रखना है आपको, यहां पे भी आप Z/E निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन आप एक जनरल चीज क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है Z इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज घटेगा, इसीलिए यहां पर Al3+ का सबसे कम साइज है। बस इतना फंडा लगाओ, क्वेश्चन को बना दो, ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। अब
आयनाइजेशन एनर्जी क्या है बेटा? वो मिनिमम एनर्जी है जो हमें चाहिए होगी क्या करने के लिए बेटा? एक गैसियस आइसोलेटेड एटम में से हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, उसको एलिमिनेट करवाने के लिए, ठीक है। हमेशा ही एंडोथर्मिक होती है, माने हमेशा ही बाहर से देनी पड़ती है, राइट। अब अगर मैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज की बात करूं, है ना, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, दूसरे के लिए सेकंड, तीसरे के लिए थर्ड। तो हमेशा जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज है, जैसे थर्ड की वैल्यू सेकंड से ज्यादा है, सेकंड की फर्स्ट से ज्यादा है। एम आई क्लियर एवरीवन? ओके। इसके बाद बेटा अगेन आयनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी के साथ बेटा हमारा जो मोर पेनिट्रेटेड शेल्स है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगती है। पेनिट्रेशन हमें पता है, मतलब धसा हुआ कौन है न्यूक्लियस के पास, तो एस ज्यादा है कंपेरेटिव टू पीडीएफ, है ना। तो इसीलिए जैसे अगर मैं बेरिलियम और बोरॉन की बात करूं, है ना, तो ये हमारे सेकंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट आप मूव कर रहे हो, तो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो हमको लगा था कभी बोरॉन की ज्यादा होगी बेरिलियम से, लेकिन बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है 2s2 और बोरॉन में आ रहा है 2p1। क्लियर है? अब S ज्यादा पेनिट्रेटेड है, राइट। अब क्योंकि S ज्यादा पेनिट्रेटेड है बेटा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसीलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा है, ठीक है। सेकंड बोरॉन की ज्यादा होगी बेरिलियम से फॉर श्योर, फाइन। अच्छा, उसके बाद बेटा हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। यही रीजन है नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब लेफ्ट टू राइट जनरल एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या था कि भाई जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है बेटा हमारी क्या करनी चाहिए राजे? बढ़नी चाहिए, और वो हमारी बढ़ती भी है। क्लियर है बेटा? जनरल ट्रेंड तो यही है कि लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, राइट। टॉप टू बॉटम क्या एक्सपेक्टेड है? एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, एज सिंपल एज दैट, राइट। अब इसी को ही अगर मैं अप्लाई करूं कहां पर बच्चों? मेरा जो है अलोंग सेकंड पीरियड, तो बेटा सेकंड पीरियड आपको याद रखना है कि अगर कोई दो एडजेसेंट एलिमेंट्स है, मतलब आजू बाजू के एलिमेंट्स है, जैसे बेरिलियम बोरॉन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो गया, तो इनमें पेनिट्रेशन इफेक्ट और शील्डिंग लग सकती है, बाकी जेड इफेक्टिव ही लगेगा, ठीक है, राइट। तो इसी बेसिस पर जब हम लिथियम से बेरिलियम तक मूव कर रहे हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। बेरिलियम बोरॉन में पेनिट्रेशन लग रहा है ना, तो बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा। फिर बच्चे कार्बन की बोरॉन और बेरिलियम दोनों से ज्यादा है, क्यों? क्योंकि यहां तो आप जेड इफेक्टिव लगाओगे ना, कार्बन और बेरिलियम को आप कंपेयर नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन, क्यों? एडजेसेंट एलिमेंट्स नहीं है ना, तो कार्बन और बेरिलियम में जेड इफेक्टिव लगाओगे तो भाई इसकी ज्यादा है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा है, वाई? हाफ फिल्ड है, राइट, ओके। फिर लेफ्ट टू राइट आपका जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। तो ये ओवरऑल ऑर्डर है, लास्ट ईयर नीट के पेपर में आया था बेटा ये, फाइन। ब्लॉक वाइज देखूं तो भाई टॉप टू बॉटम एस ब्लॉक में एटॉमिक साइज बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, राइट। पी ब्लॉक में बेटा दो जगह एक्सेप्शन है, ग्रुप 13 और 14, राइट। बाकी ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी घट रही है। बेटा आपका जो ग्रुप 13 है और ग्रुप 14 है उसका ओवरऑल ऑर्डर थोड़ा सा अलग है ना। एक्चुअल में गैलियम की ज्यादा है एल्यूमिनियम से, और थैलियम की इंडिनियम से ज्यादा है, तो ओवरऑल ऑर्डर ये आ रहा है। और इस वाले ग्रुप में बेटा पीबी की एसएन से ज्यादा है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, पीबी में 4f आता है जिसकी पुअर शील्डिंग है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, एज सिंपल एज दैट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट एप्लीकेशंस है आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी मेटालिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, माने जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही ज्यादा मेटल जो है वो हमारा मेटालिक भी होता है और रिएक्टिव भी होता है, फाइन। इसी के साथ साथ आयनाइजेशन एनर्जी को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू टेल द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम में अगर मैं दो आयनाइजेशन एनर्जीज लूं, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 42.7, राइट। तो अगर हमारी जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज है उनका जो डिफरेंस है वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है या फिर उससे ज्यादा है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, है ना। अब सक्सेसिव मतलब आपको सोडियम की +1 और +2 को कंपेयर करना था, तो क्या लोगे? फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। उन दोनों का डिफरेंस निकाला, 16 से ज्यादा आया, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। मतलब सोडियम की +1 जो है वो +2 से क्या है बच्चों? +1 जो है हमारी +2 से ज्यादा स्टेबल है। वही जो आपका डिफरेंस है मेरा बच्चा आयनाइजेशन एनर्जी में, वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आ जाता है,
ठीक है। तो फिर हाइयर ज्यादा स्टेबल है। जैसे मैग्नीशियम की आपने जब कंपेयर करा तो डिफरेंस इतना आया, 11 से कम आया ना, तो हाइयर मतलब +2 +1 से क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। क्लियर है जी? ओके, फर्दर हम यहां पर ये सारी एप्लीकेशंस कर तो रहे हैं, लेकिन एक एप्लीकेशन आप भूल जा रहे हैं जिस पे बहुत ज्यादा सवाल आता है, जो क्या है कि आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट की अगर आपको उसकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज दी हो। जैसे एक एलिमेंट एक्स है, उसकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दी थी, तो आपको अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं ना, तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि भाई कहां सबसे ज्यादा गैप आ रहा है। तो मेरे को दिख रहा है सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो थर्ड को निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए ना, वो बहुत ज्यादा है, मतलब वो स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन से निकालनी होगी शायद। ठीक है, राइट, ओके। तो मतलब उससे पहले के 2 इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकल गए ना, तो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो कॉन्फिगरेशन क्या है बेटा मैग्नीशियम की, जल्दी बताओ। इट इज नियॉन, ओहो 1 सेकेंड, नियॉन 3s2। क्या है कॉन्फिगरेशन बच्चों, इट इज नियॉन 3s2। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा सारी से, दूसरा निकल जाएगा, तीसरे निकालने के लिए भाई नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ रही है नियॉन की, तो इसलिए इतनी ज्यादा लग रही है। तो मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 हो गए, एज सिंपल एज दैट। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज है जो अकर करेगा जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में। ठीक है, मतलब यहां पर आपने एक इलेक्ट्रॉन गैसियस आइसोलेटेड एटम में ऐड करा है, तो जो एनर्जी चेंज यहां हो रहा है वो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। चेंज मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये एनर्जी जो है आपकी रिलीज्ड भी हो सकती है, या ये एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब्ड या फिर गिवन भी हो सकती है, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, राइट, मतलब इट कैन बी एंडोथर्मिक, इट कैन बी एक्सोथर्मिक। होता क्या है कि आपके जितने भी हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गए जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS2 है, सोडियम सॉरी आपका नाइट्रोजन हो गया जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपकी 2p3 है, और आपकी इनर्ट गैसेस हो गई जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS2 NP6 है। ये सारी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करेंगे अपने में, तो आपको बाहर से एनर्जी देनी ही पड़ती है। माने इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है एवरीवन, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा ही पॉजिटिव होती है। क्लियर हो गया? ठीक है, राइट। फर्दर बेटा कटायंस के केस में आप देखो, कटायंस पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हो तो आसानी से कर लेंगे, और जब भी अट्रैक्शन होती है एनर्जी रिलीज होती है, तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, अनायंस की पॉजिटिव होती है। क्लियर? अब जैसे ऑक्सीजन है, उसमें अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, है ना, तो ऑक्सीजन इन तीनों में से तो है नहीं, तो डेफिनेटली जो पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब उस पर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो अनायन बन गया, मतलब बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई नेगेटिव चार्ज रिपल्शन देगा, जाहिर सी बात है। ओके, राइट। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो ओवरऑल एनर्जी चेंज इतना आ रहा है, मतलब अगर आपको ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कराने हैं तो इतना चेंज आ रहा है, विच इज पॉजिटिव। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि भाई जो पॉली नेगेटिव अनायन है, जैसे O2- हो गया, N3- हो गया, इनमें हमेशा ही हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, राइट। चलो, अब बेटा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। अब वो एग्जामिनर भी तुमको करता है कंफ्यूज और सवाल पूछता है भर के, है ना। तो देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है कि भाई किसकी कितनी ज्यादा अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। फाइन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है बेटा, ये है एनर्जी चेंज जो अकर कर रहा है जब एक गैसियस आइसोलेटेड एटम में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। क्लियर है? अब जैसे अगर किसी की बहुत ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन ऐड करने की, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो क्या होगी, अगर वो अट्रैक्शन दिखा रहा है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को तो नेगेटिव हो जाएगी ना बेटा, मतलब इन दोनों के साइन ऑपोजिट होते हैं। क्लियर? राइट। अब जैसे तुम्हारा नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, बेरिलियम है, इनर्ट गैसेस है, इनकी कोई एफिनिटी नहीं होती टुवर्ड्स एडिंग द इलेक्ट्रॉन, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, 0 होती है या फिर बहुत कम नेगेटिव होती है। क्लियर है? लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या निकल के आती है इनकी, पॉजिटिव, माने इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। क्लियर है? ओके, देन फैक्टर्स की बात करूं तो Z इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फर्दर बेटा अगर आप हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को देखें तो वो कभी भी हमारा इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना चाहते हैं, है ना, तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो भैया पॉजिटिव ही होती है। अब हम जब ऑर्डर देते हैं तो हम देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, जो ज्यादा मोर नेगेटिव है,
समझ रहे हो, विच इज मोर नेगेटिव। एम आई क्लियर? तो अगर मैं NS1 और NS2 ले रही हूं, है ना, ओके, तो NS2 की तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोई टेंडेंसी नहीं है क्योंकि वो स्टेबल है ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब किसकी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, NS1 की ना, तो NS1 इज सेड टू हैव मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिमिलरली बेटा NP2 की भी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि एक ऐड करते ही वो NP3 यानी हाफ फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, वेरिएशन देख लेते हैं अलोंग अ पीरियड। अब देखो पीरियड में, सेकेंड पीरियड में बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन, इनकी तो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही कम है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, तो ये तो तीनों पीछे ही लगा दो, सबसे पहले यहाँ नियॉन, फिर बेरिलियम, फिर आ गया तुम्हारा नाइट्रोजन। क्लियर हो गया? ओके, बाकियों को जेड इफेक्टिव से कंपेयर कर सकते हो कि भाई लेफ्ट टू राइट हमारा जो है क्या हो रहा है बच्चों, लेफ्ट टू राइट हमारा जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एफिनिटी बढ़ेगी। लेकिन लिथियम को अगर मैं कंपेयर करूं किससे, बोरॉन से, तो यहां पर बेटा मुझे दिख रहा है कि लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही NS2 हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन ऐसा कुछ बोरॉन में तो नहीं हो रहा। फाइन, तो इसलिए लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोरॉन से यहां पर ज्यादा है। ओके, तो ये ओवरऑल ऑर्डर है, आई होप आपको समझ में आ गया। सिमिलरली थर्ड पीरियड का ये ऑर्डर होता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल फॉस्फोरस के केस में हो जाता है कि हमें लगता है कि नाइट्रोजन जैसा बिहेव करेगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ग्रुप 17 और ग्रुप 18 इंटरेस्टिंग है। टॉप टू बॉटम एक्सपेक्ट किया था कि भाई हमारा साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी, है ना, मतलब फ्लोरीन की सबने एक्सपेक्ट किया था क्लोरीन से ज्यादा होगी, फाइन, लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मिलता है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए बेटा इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है कंपैरेटिव टू क्लोरीन। तो ओवरऑल ऑर्डर है क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ऑक्सीजन में भी सेम ही चीज अप्लाई होती है, और ऑक्सीजन की तो इतनी कम होती है कि भाई इन तीनों से भी कम हो जाती है। क्लियर हो गया? फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा? सबसे पहली बात तो ये किसी भी एटम की प्रॉपर्टी है उसकी बॉन्डेड स्टेट में। क्लियर? क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ये टेंडेंसी है किसी भी कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम की अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनी है ना, तो उनके बीच में क्या होगा एवरीवन? एक इलेक्ट्रॉन होगा ना, क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को जिसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को काई से डिनोट करते हो? सपोज ए की ज्यादा टेंडेंसी है तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, है ना। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत सारे लोगों ने कैलकुलेट करी, सबसे सक्सेसफुल स्केल था जिसने कैलकुलेट करी थी वो पॉलिंग्स था बेटा। ठीक है, तो पॉलिंग ने हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे दी काफी सारे एलिमेंट्स की। फाइन, पॉलिंग स्केल पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकली थी वो बॉन्ड एनर्जीज की हेल्प से निकली थी, इतना ही आपको याद रखना है। पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑफ 4 और सीजियम की सबसे कम होती है। क्लियर? ओके, अब हमारा पॉलिंग स्केल से अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है तो आप दो चीजों का सहारा ले सकते हैं, एक है आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला है, इनको यूज करके आप जो है आसानी से पॉलिंग स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। दूसरा है मोलिकन स्केल। मोलिकन स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम याद नहीं रखते हैं, लेकिन हमें रिलेशन बस याद रखना होता है, तो पॉलिंग और मोलिकन में ये रिलेशन है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ओके फाइन, फिर अगर हम फैक्टर्स की बात करें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं बेटा, एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। आफ्टर दैट अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की, तो बेटा मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नॉन मेटालिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। यही रीजन है कि लेफ्ट टू राइट हमने पॉलिंग स्केल पर देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही थी बेटा? बढ़ रही थी ना, तो मेटालिक कैरेक्टर घट रहा था, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा था। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई थी। ओके राइट, ओके, तो इसीलिए क्या हुआ बेटा? मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर घट गया। फाइन, परसेंटेज एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही रीजन है कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 sp3 से ज्यादा होती है। फर्दर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से आप जो है बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं किसी भी सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल की विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई मॉलिक्यूल है AB, तो उसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ ऑफ AB आप कैसे निकाल सकते हैं बेटा? पहले एटम की रेडियस प्लस दूसरे एटम की रेडियस
माइनस 0.09 इंटू काई ए माइनस काई बी। अब काई ए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिसकी ए और बी में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। फाइन। फर्दर एक बॉन्ड कितनी पोलर है वो भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के माध्यम से बता सकते हैं। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है उतनी ही ज्यादा हमारी बॉन्ड पोलर होती है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक क्या है हमारा? लास्ट टॉपिक है एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आ जाते हैं। अब बेटा ऑक्साइड का नेचर एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है या न्यूट्रल है, वो उसके हाइड्रोक्साइड पे डिपेंड करता है। हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? जब आप एक ऑक्साइड को पानी में डालो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने Na2O को पानी में डाला, NaOH आपका हाइड्रोक्साइड बना। हाइड्रोक्साइड क्या होता है? जिसमें आपकी एलिमेंट O और H बॉन्ड हो, है ना। आप इसको बोल सकते हैं इन जनरल A अगर कोई भी एलिमेंट है और उसमें OH बॉन्ड हो तो वो हाइड्रोक्साइड है। क्लियर है बेटा? ओके अब ये जो हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक नेचर का है, इसीलिए इसकी जो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड है वो बेसिक हो जाएगी, है ना। SO3 को पानी में डालोगे तो H2SO4 बन रहा है, इसको आप इस तरीके से हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। तो ये जो आपका हाइड्रोक्साइड है ये एसिडिक है, यही रीजन है आपकी ऑक्साइड एसिडिक हो जाएगी। अब हाइड्रोक्साइड एसिडिक है या बेसिक है वो कैसे डिसाइड करोगे? उसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है। हर एक हाइड्रोक्साइड में AOH बॉन्ड है ना, जैसे यहाँ SOH बॉन्ड है, एवरीवन है कि नहीं है? हाँ मैम है, ठीक है जी। तो यहां पर आप क्या करोगे बेटा, आप AO बॉन्ड का और OH बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालोगे। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वो बॉन्ड क्या करेगी बेटा, वो बॉन्ड हमारी आसानी से टूट जाएगी। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने NaOH में Na और O बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकाला और OH का निकाला। इसका 2.6 आया, इसका 1.4 आया, तो इसका ज्यादा है ना, तो ये बॉन्ड टूटेगी, तो OH माइनस निकलेगा, मतलब ये बेसिक है, राइट। वैसे ही यहां पर क्या होगा, आपकी OH बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा तो आपकी OH बॉन्ड टूटेगी और H प्लस निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप बता सकते हो एसिडिक है या बेसिक है। फाइन। अच्छा उसके बाद जनरली मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं। लेफ्ट टू राइट अभी अभी हमने देखा कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर भरता है तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड भरेगा, टॉप टू बॉटम मेटालिक नेचर भरता है इसीलिए बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड भरेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां मैंने आपका जो है थर्ड पीरियड में लेफ्ट टू राइट देखा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर भर रहा है ना, इसीलिए बेटा जी एसिडिक नेचर भी ऑक्साइड्स का इंक्रीज कर रहा है। अब आते हैं किन पर बेटा जी, हमारा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट भरती है ना सेंट्रल एटम की, उसका ल्यूविस एसिडिक कैरेक्टर या फिर बोलिए एसिडिक नेचर भरता है। तो देखिए ये Mn की ऑक्साइड्स है, जो हाईएस्ट ऑक्साइड है ना ऑक्सीडेशन स्टेट वाली वो एसिडिक है। वैसे क्रोमियम की क्या है, एसिडिक है, ठीक है, और लोएस्ट वाली क्या है, बेसिक है, राइट। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं, जो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करें। इसको याद रखने का एक निमोनिक है, आज तक जितनी भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड पैदा हुई हैं वो इस निमोनिक में आ जाती हैं। जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, जिंक, एल्यूमिनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, लेड, बेरिलियम, आपका एसेंटिन, गैलियम और क्रोमियम 3+, ठीक है। इनकी ऑक्साइड्स क्या होती हैं, एम्फोटेरिक। और 4 ही टोटल आपकी न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं विच आर दीज, जो आपको याद रखनी है, इसके अलावा कोई नहीं है। फाइन, तो यहां हमने अपना जो रिवीजन है वो कंप्लीट कर दिया है। आई होप ये वीडियो बहुत यूजफुल रही हो, बनाने में इतना टाइम लगा है, आई होप आपको बहुत फायदा देगी, ठीक है। तो बेटा हमारा अनअकैडमी पे एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है विच इज योर रिपब्लिक डे ऑफर, जहां पर हर एक नीट यूजी बैच पर 60% ऑफ है। ऑफर केवल 29th तक ही एप्लीकेबल है, मतलब आज तक ही एप्लीकेबल है, तो प्लीज इसका यूज ले और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट लाने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं Sonali05। ओके, आफ्टर दैट बेटा एजुकेशन का महाकुंभ चल रहा है, जहां पर क्लास 6 से लेकर 12 तक सारे बैचेस फ्री मिल रहे हैं, बस आपको इनरोल करना है। 31 जनवरी तक ही ये एप्लीकेबल है, प्लीज इसका भी आप लोग यूज कर सकते हैं। देन बेटा एक बहुत ही अच्छी सीरीज फॉर दी क्वेश्चन प्रैक्टिस। काफी बच्चे बोलते हैं मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिविजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिविजन। रिविजन तो मैम आपको करा ही रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज हमारी टीम लेके आ रही है, ये मेरी ही टीम है, राइट। कितने में लेके आ रही है बेटा, केवल 499, मतलब इतने में तो तुम अपना मैकडी का बर्गर खा जाते हो 2-3, राइट। तो फ्री प्रैक्टिस सीरीज आपकी 4, फ्री तो नहीं बोल सकते, 499 में ऑलमोस्ट फ्री है। तो ये आपकी अवेलेबल है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए, यू कैन यूज इट।
आफ्टर दैट बेटा आपका एक क्रैश कोर्स चल रहा है अंतिम प्रहार करके, वन, एंड सेकेंड वन इज बेसिकली और प्रतिज्ञा. यू कैन ज्वाइन बोथ द क्रैश कोर्सेज, जो आपको अच्छा लगे, ओनली एट 2899. फाइन. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको वीडियो में मजा आए. तो मिलेंगे नेक्स्ट माइंड मैप यानी रिविजन में. टिल देन ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए. बाय बाय. थैंक यू. टेक केयर.